नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम उसमें से क्षितिज भाग 1 से जो तीसरा पाठ है उसका हम आज अभ्यास करेंगे और वह लिखा है श्यामाचरण दुबे ने और इस पाठ का नाम है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आज हम वह देखते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जो परिचय है वो पढ़ेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत के जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हमने उनका जो परिचय है वो देखा। अब हम इस पाठ का जो प्रवेश है उसका जो सार है वो पहले पढ़ेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति यह एक निबंध है। उसका जो साहित्य प्रकार है वो निबंध है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये जो पाठ है वो क्या कर रहा है कि हमारे समाज में बाजार की गिरफ्त में यानी कि बाह्य दिखावे की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता हुआ यह निबंध लेखक ने लिखा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें कहाँ पर है? गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। कि यहाँ पर लेखक ने कहाँ पर इशारा किया है कि दिखावे की जो संस्कृति है वहाँ पर आज सामान्य जन भी उस संस्कृति के दिखावे की ओर चल पड़ा है। तो यहाँ पर इसी बात को प्रस्तुत करता हुआ ये जो निबंध है वो हम देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। की लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। उसके साथ ही क्या आ रहा है कि एक नई जीवन शैली भी अपना स्थान स्थापित कर रही है। और इसके साथ ही क्या आता है कि उपभोक्तावाद के दर्शन हमें करने को मिलते हैं। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर कि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े, इसीलिए उस तरफ और बढ़ावा हो रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या ही बदल गई है कि जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है वो आपके सुख के लिए, आपके भोग के लिए है, ऐसा कह रहे। और इस सब में सुख की व्याख्या क्या है वो ही बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में कि उपभोग जो हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भोग कर रहे हैं तो हम आज उसी को ही क्या मान रहे हैं? सुख मान रहे हैं। तो ये एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे भोग के लिए है ही, पर
जाने अनजाने में यह भूल जाते हैं कि ये जो इन सब चीज़ों के लिए हम इसके पीछे दौड़ते हैं, तो इसके साथ साथ हमारा जो माहौल है वो भी उसके साथ साथ बदल जा रहा है, क्योंकि हम उसी को समर्पित हो गए हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है कि हम बाजार की जो चीज़ें लाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ज़रूरी है वो नहीं, पर विलासिता की जो सब चीज़ें हैं काम की नहीं है वो भी हम क्या करते हैं, बाजार में देखते ही उन्हें खरीद के ले आते हैं, जो आपके भुलाने की जीत और कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए कि हम किन किन चीज़ों से क्या कर रहे हैं कि इन सब के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है कि टूथपेस्ट को ही ले लीजिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो इस तरह से एक ही चीज़ हम कितने रूप में खरीदते हैं, एक की बजाय वो हम एक एक अलग अलग करके लेते हैं। एक लेंगे मुंह की दुर्गंध हटाने के लिए, एक दांतों को चमकीला बनाने के लिए और एक मसूड़ों को मजबूत रखता है। तो इस तरह से ये सब उपभोक्ता की जो संस्कृति है इसमें हम सब विज्ञापन के पीछे दौड़ते हैं और उनका अनुकरण भी करते हैं। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए कि कोलगेट तो टूथपेस्ट तो हमने इस तरह से ले लिए, पर अगर पेस्ट अच्छा है तो हमें ब्रश भी कैसा चाहिए होगा, अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा हम करते हैं तो उसका आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही चीज़ के लिए हम कितनी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें लाकर रख देते हैं। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है कि लेखक कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे हम एक एक चीज़ की सूची बनाएंगे तो उसकी सूची और भी लंबी हो सकती है, पर हमें इतने से ही समझ जाना चाहिए कि इसके आगे हम और क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधनों की तो भीड़ ऐसी है कि वह चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते हैं। हम सौंदर्य प्रसाधन के लिए कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हर माह में अलग अलग चीज़ें नई नई तरीके से बनकर आती है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हो, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बना साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी हम कितने सारे साबुन, तरह तरह के साबुन, तरह तरह की सुगंध, तरह तरह के दुर्गंध मिटाने वाले, कीटाणु मिटाने वाले, इस तरह से हम कितने सारे साबुन हर रोज़ नए नए आते हैं, तो इसको हम खरीदने के लिए ललचा उठते हैं। सम्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली है कि जहाँ पर जिन महिलाओं के पास पैसे है वो अच्छे घर से है, तो इनके ड्रेसिंग टेबल पर तो 30-30 हज़ार तक की सौंदर्य सामग्री होती है। तो ये तो सिर्फ इन लोगों के लिए मामूली बात है कि 30-30 हज़ार की सामग्रियाँ लाकर वो रखते हैं।
पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है कि इसलिए भी मंगवाते हैं कि उन्हें समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है कि इतनी सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई है। कुछ लोग तो इसलिए भी मंगवा कर रख देते हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है कि ये सब महिला ही करती है, ऐसा नहीं है कि इस दौड़ में सौंदर्य प्रसाधन में इसके साथ पुरुष भी पीछे नहीं है। कि आगे लेखक कहते हैं कि पुरुष क्या करते हैं कि पहला उनका काम साबुन से और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए कि पहले तो पुरुष को सिर्फ साबुन और तेल से ही उनका काम चल जाता था, पर उसके बाद क्या आया कि शेव और कोलोन तो उसके बाद आया। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है कि इनका काम 2 ही चीज़ों से चलता था, पर इसमें भी अब तो 1-2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए कि ये तो हुई सौंदर्य प्रसाधन और साफ सफाई की, पर अब हम कहाँ पर आते हैं कि वस्तु और परिधान की दुनिया। परिधान यानी वस्त्र, और वस्तु जो होती है हम हर दिन में उपयोग में लेते हैं, उसकी दुनिया में आते हैं कि जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। कि हम एक घड़ी को ही ले लेते हैं कि पहले तो क्या करते थे कि घड़ी को सिर्फ समय देखने के लिए लेते थे, पर अब क्या है कि एक फैशन बन गया है। और जो कपड़े हम खरीदते हैं तो वो 1 साल के बाद हम एक बार उन्हें पहन लेते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें बाद में साइड में रख देते हैं और क्या कहते हैं कि ये तो अब फैशन पुराना हो गया है, तो ये तो पिछले वर्ष का है, तो शर्म की बात है कि उन्हें दूसरी बार नहीं पहना जा सकता। तो इस तरह से हर चीज़ में क्या हो गया है, एक दिखावे का और शौक की चीज़ें बन गई है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। कि अपनी हैसियत बताने के लिए क्या करते हैं, 6-7 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अगर संगीत हमें समझ में आए या ना आए, पर हम क्या देखते हैं कि म्यूजिक सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकते, फिर भले ही उन्हें चलाना हमें आए या ना आए, पर म्यूजिक अच्छा बजना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वाले की संख्या भी कम नहीं है। कि कंप्यूटर हम किस लिए खरीदते हैं, काम के लिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखावे के लिए, हमारे घर में ये चीज़ है, इतने रुपए की है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही क्या करते हैं, महंगे महंगे कंप्यूटर लाकर रख देते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। कि हम बाहर खाने जाएंगे तो हम 5 स्टार होटल बोलते हैं, वो होटल है, तो वहाँ तो अब क्या होने लगे हैं, ब्याह और शादियाँ भी होने लगी है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। कि अच्छे दिखावे के लिए क्या करेंगे कि अगर बीमार हुए हो, कुछ ज़्यादा बीमारी नहीं है, फिर भी क्या करेंगे कि जो 5 सितारा हॉस्पिटल है वहीं पे जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। कि वहाँ पर सुख सुविधाएं तो होंगी, पर ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि ठीक हो जाने के बावजूद भी कई सालों तक लोग इन्हें याद रखेंगे, इसलिए भी वहाँ पर लोग जाते हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। कि इन सब चीज़ों के लिए तो वहाँ पर अब तो पब्लिक स्कूल भी है, और अभी थोड़े समय के बाद वहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार
और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। कि यह सब सुविधाएं अभी हमारे भारत में नहीं है, पर दूसरे देशों में ये सब सुविधाएं है कि वहाँ तो लोग क्या करते हैं कि मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। कि वहाँ के लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का भी प्रबंध करके जाते हैं एक कीमत पर, कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होंगी। कि वहाँ के लोग क्या क्या प्रबंध करते हैं कि जहाँ पर आपकी कब्र बनाई जाएगी वहाँ पर उसके आसपास हमेशा क्या होना चाहिए, हरी घास होनी चाहिए, मन चाहे फूल होने चाहिए, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कि देखो आज दिखावे की संस्कृति में लोग क्या क्या कर रहे हैं कि मरने के बाद भी उनकी कब्र के आसपास मन चाहे फूल होने चाहिए और तो और कुछ नहीं, फव्वारे भी और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत बजता रहे, ऐसी सुविधा भी आज वहाँ पर लोग कर रहे हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है कि हमारे यहाँ तो आज नहीं है, पर आने वाले दिनों में शायद ये सब भारत में भी संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। कि प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, अनेक रूपों से वो कुछ न कुछ करते हैं, चाहे फिर लोग उसको हास्यास्पद ले, इसकी हंसी भी क्यों न उड़ाए, पर लोगों को दिखावा करना ही है। यह है कि एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद की समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। कि ये सब चीज़ें कौन करता है, जो विशिष्ट जन है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं और वह अपनी पहचान विशिष्ट रूप से बना चुके हैं, पर वो तो ये सब कर ही रहे हैं, पर ये सामान्य जन जो है वह भी इन सब चीज़ों को, इन सब दिखावे को अपनी ललचाई निगाहों से देखते हैं। कि उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। की उनकी दृष्टि में भी, सामान्य जन की दृष्टि में भी ये विज्ञापन की भाषा में यह सोच रहा है कि यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, कि हमारे यहाँ उसका जो गंभीर पक्ष क्या है, इसकी ओर हम अब देखते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी जो सामंती यानी कि जो वैभवशाली है उसके तत्व भारत में भी पहले से है ही। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। उस वक्त जो था आज वैसा नहीं रहा है। ये जो सामंती संस्कृति जो है वो बिल्कुल बदल गई है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। कि ये सब हम संस्कृति की बात कितनी ही करें, परंतु हम अपनी जो परंपराएं हैं वो सब भूल चुके हैं। हमारी आस्थाओं का क्षरण हुआ है, यानी कि वो नाश हुआ है। और ये कड़वा सच है कि हम अपनी बौद्धिक दास्ता स्वीकार रहे हैं, कि हम बाहर की जो दिखावे की दुनिया है उस पर अपना अंकुश नहीं लगा रहे हैं और अपनी बुद्धि को जिस तरह से हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं उसमें उन्हें खींचना ऐसे खींचते चले जा रहे हैं और उन्हें हम स्वीकार रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। कि हमारी जो ये संस्कृति है वो क्या है, अनुकरण। जो भी हम दूसरों को करते हुए देखते हैं तो आज वह संस्कृति कैसी हो गई है, अनुकरण करने की संस्कृति हो गई है। हम आधुनिकता के
झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं कि आधुनिकता जिस तरह से बढ़ रही है, हम जिस तरह से देखते हैं तो हम भी उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उससे खोकर छद्म आधुनिकता का कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति थी, हमारे जो संस्कृति थी, उसे हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे भुला चुके हैं और क्या कर रहे हैं कि उन्हें हम सब भुला चुके हैं। और ये जो बनावटी छद्म यानी कैसी कि बनावटी जो चीज़ें हैं, आधुनिक चीज़ें, उनके पीछे भागने लगे हैं। छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम भी इन सब चीज़ों में खींचे चले जा रहे हैं और अपनी जो संस्कृति की दिशा थी उनसे दिग्भ्रमित यानी कि हम उसी दिशा को भूल चुके हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है कि हमारा जो ये समाज है वह अपने बनाए हुए रास्तों से भटक गया है और दूसरों के निर्देश किए हुए रास्ते पर चला जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं कि जो विज्ञापन है उनकी ओर हम खींचे चले जा रहे हैं और हमारी जो मानसिकता है वह बदल गई है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, कि ये जो विज्ञापन की जो दुनिया अभी चल रही है तो वह हमारी मानसिकता भी बदल रही है और वह हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, सम्मोहन कर रही है, यानी कि हम इसमें खींचे चले जा रहे हैं, उसके वश में होते जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा कि अगर ये संस्कृति ऐसे फैल रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, कि हमारी जो ये जीवन की गुणवत्ता है हम तो वो ना ही आलू के चिप्स से भरेगी और ना ही ये जो शीतल पेय यानी कि हम ठंडी चीज़ों का जो सेवन करते हैं इससे भी नहीं भरेगी, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारे ना ही तो सेहत सुधरेगी और ना ही हम अच्छे से हमारे शरीर में ताकत को क्या करेंगे, रख पाएंगे। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो है वे कूड़ा खाद्य, कि हम पिज़्ज़ा और बर्गर बड़े शौक से खाते हैं पर वो आधुनिक है, पर वह तो हमारे शरीर में जाकर उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वो तो हमारे लिए क्या है, एक कूड़ा ही है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है कि इसके कारण क्या हो रहा है, आधुनिकता के कारण समाज में व्यक्ति के बीच में दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है और जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। तो क्या होगा कि इन सब चीज़ों से, इन सब आधुनिकता से क्या हो रहा है कि लोगों के अंतर एक दूसरे से अलग हो गए हैं, आक्रोश अशांति हो रही है और ये संस्कृति जैसे फैलेगी तो समाज में भी क्या होगा, अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमात्मा पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, कि ये जो भागदौड़ भरी संस्कृति है वो हमारे ऊपर सभी तरह से असर कर रही है। अगर ये सब अच्छा नहीं हुआ, हमने अपने ऐसे बढ़ते हुए ऐसे जीवन की आधुनिकता पर हमने
अपना अंकुश नहीं रखा तो पता नहीं क्या होगा। और ये अभी हम जो अंधी दौड़ लगा रहे हैं वो नहीं रुकेगी तो पता नहीं क्या होगा। और ये जो दौड़ है वो पता नहीं कहाँ पर जाकर रुकने वाली है। ठीक, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रखें। कि गांधी जी ने क्या कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे हमेशा क्या करेंगे, दरवाजे और खिड़की खुले रखेंगे पर अपनी बुनियाद पर से हटेंगे नहीं, उस पर कायम रहेंगे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। कि ये जो उपभोक्ता की संस्कृति है वो हमारी जो समाज की नींव है, हमारे समाज का जो आधार है उसी को ही क्या कर रही है, हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है कि हमारे समाज की नींव को ही हिला डाला है तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि अगर भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भविष्य सुधारने के लिए ये बड़ी चुनौती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए बढ़ते हुए विज्ञापन और बदलती हुई संस्कृति पर अपना अंकुश लगाना चाहिए। तो यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। आप लोगों को ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके शब्द के जो अर्थ दिए हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं और उनके प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।